हम जब रिटायर हो रहे थे तो हमारे पेशेंट बोले कि सर हम लोग तो आपकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग का क्या होगा। तो जैसे आपने बताया कि ये जो आपका API मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, जो RK मेमोरियल API चैरिटेबल ट्रस्ट की, इसकी स्थापना आपने सर एग्जैक्टली कब की, किस साल में? जैसे गाँव में फ्री मेडिकल कैंप भी करते हैं, वहाँ पे मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे ये सब कैसे आप मैनेज कर पाते? तो सर उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो आजकल जो नीट या JEE की तैयारी कर रहे हैं? निराशा में आशा की लौ जला देते हैं, असंभव को संभव करके दिखा देते हैं। उनकी सेवा भावना और उनके महान कार्यों से उनके पेशेंट उनको धरती पर भगवान की संज्ञा देते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे शो पॉडकास्ट विद डॉक्टर चारिमा में। दोस्तों, धरती पर अगर सबसे ज़्यादा नोबल प्रोफेशन किसी को माना गया है तो वो है डॉक्टर का प्रोफेशन। एक डॉक्टर ही तो है जो अपने नींद, चैन, खाना पीना, प्यार, परिवार सबको त्याग कर पेशेंट्स की सेवा में लगा रहता है। चाहे कोरोना का कहर हो या एक नॉर्मल वायरल फीवर, हर एक पेशेंट उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। कई बार तो अपने कर्तव्य पथ पर चलकर वे अपने शहर से बहुत दूर चले आते हैं। ऐसे ही एक महान चिकित्सक जो हमारे बीच आज मौजूद हैं, वे हैं तो उत्तर प्रदेश के, किंतु गया की जनता की सेवा के उद्देश्य से यहीं के निवासी बनकर रह गए। दूर दूर से मरीज इनके सिर्फ नाम पे चले आते हैं। ये कई मरीजों का इलाज अभी भी मात्र 40 रुपए में करते हैं, इसलिए मरीज इनको आज भी मसीहा मानते हैं। वे ANMCH के मेडिसिन डिपार्टमेंट के HOD तो रहे ही हैं, वहाँ के प्रिंसिपल भी रहे हैं। वे IMA गया और IMA बिहार के प्रेसिडेंट पद पर भी कार्यरत थे और उसको बहुत ही बखूबी निभाया। गया के और आसपास की जगहों के लोगों को हर बीमारी के लिए पटना जाना पड़ता था, तो उन्होंने यहाँ पर 200 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो आज के मेहमान हैं वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अभय नारायण सर का हमारे शो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। हम तो आपसे मिलकर लिटरली धन्य हो गए हैं। सर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप यहाँ के सबसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं? मैं डॉक्टर अभय नारायण राय यहाँ आकर बहुत अच्छा खुश महसूस कर रहा हूँ कि गया में ऐसा एक फैसिलिटी है जहाँ पॉडकास्ट हो रहा है। तो सर सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि अपने बारे में कुछ संक्षेप में हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि हमें तो पता है कि आप यूपी से हैं, इतना पता है। आप सही हैं, हम यूपी के रहने वाले हैं, यूपी के गाजीपुर जिला के रहने वाले हैं। जी सर। हमारी प्रारंभिक शिक्षा जो बेसिक कहते हैं प्राइमरी हाई स्कूल जो हुई वो रूरल गांव में हुई, जहाँ हमारा होम टाउन है लवाडी। अच्छा। वो हम गांव से पढ़े हैं। हाई स्कूल करने के बाद हम शिफ्ट कर गए बनारस, वहाँ एक क्वींस कॉलेज है, वहाँ से मैंने ISC किया। उसके बाद से ISC करने के बाद BHU में एज ए मेडिकल स्टूडेंट ज्वाइन किया MBBS 1961 में, और वहाँ से MBBS करने के बाद MD किए। MD करने के बाद वहाँ पर हम पहले रजिस्ट्रार रहे, फिर लेक्चरर इन मेडिसिन रहे। उसके बाद सीधे हम चले गए UK जाने के बाद से हमने विदिन 6 मंथ्स MRCP किया, और उसके बाद से MRCP करने के बाद हमारा एम था कि कार्डियोलॉजी में हम ट्रेनिंग लें। हम वेस्टर्न इन्फर्मरी ग्लासगो में एज ए रजिस्ट्रार 2 साल काम किए। अच्छा। इस बीच में हमने ECFMG किया। हमारे समय में ECFMG होता था, तो जो अभी USMLE है, तो उस समय हमने किया, और अच्छा स्कोर होने के कारण हम जब रजिस्ट्रार कंप्लीट कर लिए तो मेरा न्यूयॉर्क में एज ए रेजिडेंसी हो गया था और ग्रीन कार्ड के साथ आया था। वो मैं जॉब एक्सेप्ट कर लिया था। अच्छा। और छुट्टी में यहाँ आया था इंडिया, और मेरे फादर इन लॉ जो है ये बिहार के रहने वाले थे, हम तो यूपी के रहने वाले हैं। वो पटना में रिटायरमेंट सेटल हो गए थे, उनसे मिलने आए। तो उन्होंने कहा कि आप जो है गया में एक नया मेडिकल कॉलेज खुला है जिसमें BHU के 20 टीचर हैं। अच्छा। तो आप क्यों नहीं जाकर वहाँ पर मिलते हैं और आप ही अप्लाई कर देते हैं। हमारा बहुत मन नहीं था, लेकिन उनका इच्छा को देखते हुए मैं यहाँ आया और मैंने अप्लाई कर दिया, और ऐसा टर्म कंडीशन रखा कि न वो लोग एक्सेप्ट करेंगे
और हमको करेंगे, हमारे फादर इन लॉ भी खुश हो जाएंगे, ठीक है। तीनों ने अप्लाई किया, नहीं हुआ तो नहीं आए। लेकिन टू बी सरप्राइज, हम पहुंचे इंग्लैंड, विद इन 15 डेज आ गए कि योर ऑल टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्टेड, प्लीज कम एंजॉय। आई विल से इट इज डेस्टिनी, डेस्टिनी हमको ले आई। और यहाँ 1976 में आए इन मार्च, एंड ज्वाइन एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एन मेडिकल कॉलेज गया। और उसके बाद से 76 में ज्वाइन करने बाद 78 में हम प्रमोटेड हो गए एसोसिएट प्रोफेसर, एंड 82 में प्रोफेसर ने हेड रहे। 20 साल मेडिसिन के हम हेड रहे। इसमें से लास्ट में 2001 में हम प्रिंसिपल बने, और इसी का, और 2002 में हम रिटायर कर गए। सो दिस इज माय लाइफ, दिस इज योर जर्नी। तो सर, जैसे आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में अभी फिलहाल मेरा परिवार जो है, वैसे तो मैं 5 ब्रदर था जी। और मेरा परिवार पॉलिटिकल परिवार है। मेरे 2 ब्रदर एमएलए थे, एक अपोजिशन में थे, कांग्रेस के थे। ओके। लेकिन हम बेसिकली जो है एकेडमिक थे, और हमारे बड़े एक भाई वो भी इंजीनियर थे, 2 लोग एकेडमिक थे। तो एकेडमिक होने के नाते हम जब गया में आए, तो हम शुरू में तो जैसे कहीं गया में मन नहीं लगा, क्योंकि हम लोग कभी बिहार में रहे नहीं। बनारस में हमेशा रहे। हाँ। उसके बाद इंग्लैंड चले गए। लेकिन आने के बाद 6 महीना साल भर मन लगता था कि यहाँ से चले जाए, लेकिन धीमे धीमे मन लगने लगा। तो फिर मेरे परिवार में हम हैं, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बच्चा मेरा लड़का जो है वो बीएचयू से एमबीबीएस किया, एमडी किया, डीएम न्यूरोलॉजी किया। उसके बाद जीबी पंत हॉस्पिटल में था वो। उसके बाद से वो यूएसए मिल करके अमेरिका चला गया। नाउ 2000 और ही सेटल इन यूएसए, और ये डायरेक्टर न्यूरोलॉजी स्लीप लैब। तो वो सेंट लुइस यूएसए में। हमारी डॉक्टर जो है, बड़ी डॉक्टर, बच्चा लड़का छोटा है, ये जो है लड़की जो है हमारी जो है उसके हस्बैंड जो थे जस्ट अभी एडीजी रेलवे में आरपीएफ पुलिस से उसे रिटायर किए हैं, और लोग सेटल हैं गुड़गांव में। तो सर, ये तो हो गया आपके जैसे परिवार के बारे में आपने बताया। तो सर, मैम कहाँ से हैं? मैम जो है वो छपरा से है। छपरा, बिहार से। हाँ। तो सर, जैसे आपने बताया स्कूलिंग भी आपने गाजीपुर से किया, तो गाजीपुर के बारे में कुछ बता दीजिए। गाजीपुर जो है वो तो यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट नहीं कहा जाए। ब्रिटिश जमाने में वो फेमस था क्योंकि वहाँ पर ओपीएम फैक्ट्री हुआ करती थी। अच्छा। हाँ, तो ब्रिटिश जमाने में बहुत फैक्ट्री थी, और गंगा के किनारे है। और इसके अलावा गाजीपुर का बहुत ज्यादा कोई विशेष नाम नहीं है। ये बनारस कमिश्नरी में आता है। तो मोस्टली हम लोग जो है, जो भी हायर एजुकेशन जो पढ़ाई होती है वो बनारस से ही ये करते हैं। अच्छा। तो जैसे सर, आपने एमबीबीएस बीएचयू से किया, आपने एमडी वगैरह सब बीएचयू से किया, तो उस समय जैसे सर एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती थी? क्योंकि अभी तो जैसे नीट है, और कुछ टाइम पहले तक तो हर स्टेट का अपना इंडिविजुअल होता था। उस समय कंपटीशन बहुत टफ था। जी सर। क्योंकि हम लोग जिस समय एडमिशन लिए वो ऑल इंडिया कंपटीशन होता था, 40 सीट थी। अच्छा। 40 सीट होती थी। 40 सीट। हाँ, तो ऑल इंडिया कंपटीशन में ओपन कंपटीशन था। आप कंपटीशन में कम्पीट करेंगे तो आप पाएंगे। तो उसी जैसे मार्क्स बेसिस वगैरह पे कुछ ना, मार्क्स बेसिस नहीं था। तो मतलब उस टाइम पे भी कंपटीशन होता था, प्रॉपर बीएचयू में कंपटीशन, बीएचयू में था। तो उसके बाद की पढ़ाई सर, आपने जैसे बताया कि आपने वही एमबीबीएस बीएचयू से ही किया है। तो शादी सर आपकी कब हुई? पढ़ते पढ़ते हुई या जॉब आने के बाद? 1965 में जब हम फाइनल ईयर एमबीबीएस में थे। जी सर। तब हमारी शादी। अच्छा, हो गई। तो फैमिली ने बोला कि नहीं, अभी आप सेटल हो जाइए, सर की पढ़ाई तो हो कर ही रहे हैं, डॉक्टर तो बनने जा रहे हैं, तो साथ के साथ तब ये भी ज़रूरी है। तो सर, आपने अपनी लाइफ की मेजॉरिटी ऑफ टाइम, जैसा हमने देखा, आपने बताया भी कि एनएमएमसीएच में ही किया है, तो और वहीं के मेडिसिन के एचओडी भी रहे, वहीं से प्रिंसिपल होके पद से रिटायर भी रहे। तो ये कैसा सफ़र था आपका? जब मुश्किलें तो आई होंगी, या कभी इधर उधर पोस्टिंग भी रही होगी? बता रहे हैं। ये ऐसा है कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था। जी सर। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था तो मेरा टर्म कंडीशन था कि हम चूंकि कार्यालय में ट्रेंड है, इसलिए हमको चाहिए एक आईसीयू, और उसमें जो पेस मेकर एवरीथिंग फैसिलिटी। उस समय 76 में, जो बिहार में नहीं था। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जब था तो उस समय आईसीयू करके हमने आया, आईसीयू लगा, और 4 बेडेड आईसीयू हम उस समय शुरू किए। पेस मेकर का भी आ गया, लेकिन बैड लग कहें कि उसी के बाद से सरकार टेक ओवर कर ली। अच्छा। और गवर्नमेंट जब टेक ओवर कर ली तो इसका डेवलपमेंट
स्लो हो गया। और हमको सबसे बड़ा अफसोस ये हुआ कि ये हम लोग बेसिकली टीचर थे, BHU में टीचिंग करते थे। यहाँ पर PG का जो है हम लोग कोशिश करते रहे लेकिन PG नहीं हो पाया। That was really setback to me also, to institution also. वैसे मेरा एक साल के लिए ट्रांसफर रांची में हुआ था जब प्रोफेसर इन मेडिसिन। वो 97 to 98 में बीच में गए थे एज ए प्रोफेसर इन मेडिसिन रांची। अच्छा, तो एक साल के लिए आप रांची भी गए। तो सर जो आपका जो हॉस्पिटल है अभय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गया का, ये गया का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। तो ये सर एक्सक्लूसिवली आपका अपना ब्रेन चाइल्ड है या इसमें किसी और का भी रोल रहा? ये बताते हैं, ऐसा है कि हम लोग ने ये क्यों हम खोले, ये गया में मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी जो हमको 60 का मिला कि यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी नहीं है। इस पर 2 स्पेशलिटी हमको, हमारा एक कार्डियोलॉजी, क्योंकि जैसा कार्डियोलॉजी पेशेंट को एक्यूट हार्ट अटैक होता है तो अगर हम तुरंत मतलब विद इन आवर्स अगर उसको रिपरफ्यूजन नहीं करते हैं तो मायोकार्डियल डेथ होता है। टाइम और ये पढ़ना जाते जाते टाइम लग जाता था। पेशेंट को सब कुछ आता था लेकिन पेशेंट का मायोकार्डियल डेथ होने की वजह से हार्ट फंक्शन कमजोर हो जाता था, तो उसको टाइमली मिलना चाहिए था। तो हमने कहा कि नहीं, हम लोग गया में शुरू करें, ये नहीं है पढ़ना में शुरू हो गया। तो एक तो इसके वजह, दूसरा डायलिसिस। ये जो है डायलिसिस जो होता है, आप देखिए CKD के पेशेंट को हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस हो। यहाँ से हम हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो कि 10 साल होगा ये कि इसके पहले लोग CKD के पेशेंट एवरी हफ्ते में 2 दिन पटना या रांची जाते थे। आप समझ लीजिए रोड की कंडीशन क्या थी। जी सर, बहुत जाने में 4-5 घंटा, आने में तो आते जाते तो CKD का पेशेंट पूरा परिवार, इतना ये था। तो इन दोनों को लेकर के हमारा ये, और तीसरा न्यूरो सर्जरी, ये 3 स्पेशलिटी लेकर के हमारा मेन था। तीनों हम लोगों ने ये किया क्योंकि गया जो है GT रोड के नजदीक है और ये भी है रोड एक्सीडेंट, ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत ज्यादा। ये तीनों सुपर स्पेशलिटी ये हुआ। एक चीज आपको बताएं, जिस समय हम ये हॉस्पिटल बना रहे थे, ये हॉस्पिटल मेरा जैसा नाम है अभय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मेरे नाम से इसमें ये कंपनी बनाई है। इसमें 4 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर हैं। एक हम हैं, हमारी वाइफ है और हमारी बेटी है, हमारा बेटा और बेटा को बनाए थे लेकिन बेटा USA सिटीजन था तो मना कर दिया। तो HUF हमारा जो हमारा ही पार्टनर अपना HUF जिसके हेड हम हैं, और मैं अपने ब्रदर इन लॉ को रखा इसलिए कि हम अकेले रह गए। तो जिस समय ये जीतन मांझी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो लोगों ने भाषण के बाद हमसे पूछे, सभी लोग पूछे कि आपने इंस्टीट्यूशन क्यों बनाया, आपका बेटा तो अमेरिका से आएगा नहीं, आप क्यों बनाए हैं? हमने कहा कि देखिए ये इंस्टीट्यूशन हम गया के लोगों के लिए बनाए हैं, गया के लोगों से हमने कमाया है, ये मैं समझिए मैं ऋण अदा कर रहा हूँ सर्विस दे करके। ये सर्विस देकर और रियल उसी से हमने कहा देखिए हमारे भगवान ने हमको प्रैक्टिस बहुत अच्छी दी है, पैसे कमाने का हमको कोई जरूरत नहीं है, हम सर्विस केवल सर्विस देने के लिए कि ये सर्विस गया में अवेलेबल हो जाए, इसी उद्देश्य से इसको बनाए हैं। और हमें खुशी है कि ये उद्देश्य मेरा सफल हुआ। तो सर जैसे ये हॉस्पिटल कब सेटअप हुआ आपका सर? एग्जैक्टली 2014 में हुआ। 2014 में हुआ। तो ये आपके मेन तो आप लोग 4 लोग हैं, तो इसमें सर यही 3 स्पेशलिटीज भी हैं कि और नहीं, उसमें जो सुपर स्पेशलिटी उसमें जो है बेसिक जो सर्जरी भी है, ऑर्गेनिक कंसल्टेंट है, पीडियाट्रिशियन, सब जनरल तो है लेकिन मेन और यूरालजी भी हुआ, नेफ्रोलॉजी के साथ यूरालजी भी हुआ। तो सर आपने पूरी ज़िंदगी तो लोगों की सेवा में गुजार दी, बहुत से मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े रहे, IMA के प्रेसिडेंट भी रहे, तो IMA गया, अभी IMA बिहार के प्रेसिडेंट थे। तो ये सब आप कैसे बैलेंस करते हैं? मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो जाता? देखिए ऐसा है कि हमारा मैं आपको अपने बारे में एक और चीज बता दूं। जी सर। जब मैंने यहाँ पर API भवन बनाया तो हमारे ब्रदर्स लोग आए थे कि आप तो ये जो है कर्म भूमि के लिए तो कर रहे हैं, मातृभूमि के लिए आपने क्या किया? जी सर। तो हमने कहा वहाँ हॉस्पिटल बनाए। हमने कहा वहाँ हॉस्पिटल तो नहीं बना सकते क्योंकि डॉक्टर्स वहाँ पर प्रोवाइड करना मुश्किल है। हमने ऐसा हुआ कि जब हम जैसा कि आपको बताया कि हमारा प्राइमरी स्कूल जो है गांव में हुआ और उसके बाद हाई स्कूल हमको 7 किलोमीटर पैदल नदी क्रॉस करके हम लोग को आना पड़ता था।
तो जब हम इंग्लैंड में थे तो हमारी माँ का डेथ हुआ, तो हम माँ का विश था कि एक आप इंटरमीडिएट कॉलेज गांव में बनाइए। जी जी सर। तो हमने माँ के नाम से उस समय इंटरमीडिएट कॉलेज बना। जो हमारे ब्रदर, हम तो इंग्लैंड में से बनाए थे। जब हम गया में सेटल हुए, जब उनको निभाया, तो मैं फादर के नाम से महाविद्यालय, अपने फादर स्वर्गीय श्री जंग बहादुर महाविद्यालय लवाडी में हमने पीजी का ये किया, डिग्री कॉलेज को। तो वो एक हमने उसको वहां पर शुरू किया। ये एम्स बनाने के पहले 2008 में उसका उद्घाटन हुआ, जो वो किया, और 2014 में एम्स बना। सर ये बताइएगा कि आरके मेमोरियल एपीआई चैरिटेबल ट्रस्ट क्या है और इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है? रिटायरमेंट के बाद एक तो ये है कि यहाँ के गया के लोगों के सर्विस के लिए मैंने सोचा कि यहाँ क्या किया जाए। तो हम जब रिटायर हो रहे थे तो हमारे पेशेंट बोले कि सर, क्योंकि ओपीडी में पेशेंट आते थे, सर हम लोग तो आपके फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग का क्या होगा। हमने कहा कि हमको टाइम दो, हम एक ऐसा जगह बनाएंगे जिसमें आपको फ्री देखेंगे। और ये जो है, मैंने रिटायरमेंट के बाद 2002, रिटायरमेंट के पहले ही ये जो है, हम एपीआई नॉर्मली जो है डॉक्टरों का आईएमए भवन है, लेकिन हमने एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया का गया मगध डिवीजन का एक चैप्टर बना करके उसके नाम से भवन बनाया, एपीआई भवन। और उसमें हम जो है सब स्पेशलिटी के डॉक्टर्स को इंक्लूड किए। और हम भी जब से 2002 में उसका इनॉग्रेशन हुआ, तब से हर सैटरडे को जाते हैं, 4 से 7 तक देखते हैं, फ्री देखते हैं। फ्रॉम 2002 मैंने लाखों पेशेंट देखा होगा। उसमें जो है कंसल्टेशन फी हम लोग का फ्री है। ट्रस्ट वो जो है इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा 40-50 रुपये अपने खर्चे के लिए काम करता है। तो उसमें मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी स्पेशलिटी उसके डॉक्टर वहीं जाते हैं। बाकी अदर स्पेशलिटी जैसे सर्जरी हुआ, गायनिक हुआ, उन लोगों को हम लोगों ने एसोसिएट मेंबर बनाया है। और ये लेकर के यहाँ से पूरा प्रिस्क्रिप्शन लेकर वो जाएंगे तो फ्री देखेंगे। और अगर सर्जरी या कुछ भी करना पड़ेगा तो उसमें कंसल्ट मतलब कुछ कंसेशन करेंगे, ये तो है। तो जैसे आपने बताया कि ये जो आपका एपीआई मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, जो आरके मेमोरियल एपीआई चैरिटेबल ट्रस्ट की, इसकी स्थापना आपने सर एग्जैक्टली कब की, किस साल में, जिसमें कि आपका करीब, जैसे हमने सुना है कि 2.5 लाख से ज्यादा पेशेंट्स को आप ट्रीट कर चुके हैं। तो ये जो है, ये इसका हम बोले ना कि जब हम रिटायर हो रहे थे तब हमारे मरीज बोले कि सर हमारा क्या सर्विस होगा। तो 2000 रिटायरमेंट के पहले हमने 2000 में हमने डिसीजन लिया कि हम लोग एक ऐसा करेंगे, और हमें आपको ये ट्रस्ट बनाया। तो उसमें जो है हम बहुत लकी हैं कि यहाँ पर रामकृष्ण मेमोरियल जिनके नाम से बना, उन्होंने जमीन डोनेट किया, 6 कट्ठा जमीन डोनेट किया। और उस समय ऐसे जगह पर है कि बहुत महंगी जमीन है। और उसके बाद हम एपीआई मेंबर ने, हम लोगों ने सब ने मिलकर के वो बिल्डिंग बनाया। और जब बिल्डिंग बना तो उसका आंदोलन 2002 में हुआ, और उस दिन से ये सुचारू रूप से चल रहा है। मतलब सबका इसमें कंट्रीब्यूशन था, सबने मिलजुल के सेवा की, मतलब गरीबों की सेवा के लिए। तो सर आपने जैसे बताया कि आपके अपने बर्थ प्लेस पे आपने वो पीजी कॉलेज भी खोला। तो ये मतलब अभिलाषा सर पर्सनली आपकी थी या पेरेंट्स की थी? ये डिजायर तो मेरी थी आपकी, लेकिन उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया। और उसके बाद हमने कहा कि करेंगे। मतलब आपका ये था कि आप वहां से जरूर आ गए, लेकिन वहां से अभी भी जुड़े हैं। स्पेशली देखिए हमारे यहाँ क्या किया, आप रूरल एरिया में आप जानेंगे, लड़कों को तो पढ़ाने के लिए लोग भेजते थे, लड़कियों को पढ़ाने के लिए दिक्कत हो जाता, नहीं भेजते, और आप भेज पाते, नहीं भेज पाते हैं लोगों को, क्यों लोग शहर में पढ़ाना ये करना दिक्कत हो जाता। और लड़कियों का एजुकेशन बहुत जरूरी है। जब आप कहते हैं फैमिली प्लानिंग पालेगा, लड़की पढ़ी लिखी है तो फैमिली प्लानिंग कोई जरूरत नहीं है। नहीं। और हम सरप्राइज हुए कि हमारे यहाँ जो विद्यालय खुला उसमें 3/4 लड़कियां रहती हैं, 1/4 लड़के हैं, क्योंकि लड़के तो चले जाते हैं रूरल एरिया में है। लेकिन उनकी पढ़ाई से क्या हुआ कि सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्या कम से कम BA पढ़ करके ये करके कर लेती हैं, तो उससे उनको पढ़ाई आती है और उनका फ्यूचर बन जाता है। सही बात। बिकॉज किसी भी घर परिवार में जब बच्चा अगर माँ पढ़ी हुई है तो बच्चे को ही ठीक पढ़ा, तो इसलिए लड़कियों को पढ़ाना तो बहुत ही जरूरी है। और वो नहीं खुलता था नहीं, क्योंकि ऐसे एरिया में है कि जहाँ पढ़ाई एकदम बोले ना कि हम बोलते हैं, हम जो 7 किलोमीटर पहले जाते थे और डेली जाते थे, आते थे, नदी क्रॉस करके जाना पड़ता था। बरसात में 3 महीना हम लोग वहाँ रहते थे, क्योंकि जा नहीं सकते थे। तो सर आप अभी भी वहाँ जाते हैं?
बिल्कुल साल में एक बार जाते हैं वहाँ। स्थापना दिवस 8 नवंबर को है कॉलेज का, वहाँ उस दिन। और सर जैसे वहाँ पे फंडिंग वगैरह कौन देखता है, कैसे फंडिंग जो होता है हमारा एक हमने जेबी राय मेमोरियल जैसे ट्रस्ट बनाया है, ये ट्रस्ट वही हेल्प करता है, और टीचर्स वगैरह सब आपने वहीं पे अपॉइंट कर रखे हैं। ठीक है। तो सर एक जो है आपका मगध सुपर 30 है, उसके भी आप चेयरमैन है 3 सालों से, तो इसका क्या मिशन है? ऐसा है कि जब जैसे कि पटना में सुपर 30 था जी सर, तो उस समय ये पटना में था, तो अभयानंद जी जो डीजी होकर रिटायर किए, वो गया के ही रहने वाले हैं जी सर। तो उनका वो एक मीटिंग की कि हम गया में एक सुपर स्पेशलिटी सुपर 30 सुपर 30 खोलना चाहते हैं जी सर। और उसके लिए उन्होंने मीटिंग किया, और मीटिंग करने के बाद से सुपर 30 का स्थापना हुआ। तो हम शुरू में 2 से 3 साल रहे, उसके बाद जब एम्स हो गया, अच्छा, तो हमने उससे ये करेक्ट। अच्छा, आपने उससे वर्क करता। तो अभी कौन देख रहे हैं उसको सर? अभी उसके दूसरे हैं, गीता जी थी, अब कई लोग दूसरे लोग आ गए। तो और फिर उसके जैसे सर उसका फंडिंग कैसा? वो ये था कि हम लोग उसमें जो था 30 स्टूडेंट हम लेते थे, रेजिडेंशियल देते थे, फ्री एकोमोडेशन और फ्री पढ़ाई, और लड़कों को ये करते हैं। रूरल एरिया पूरा किस बेसिस पे से बच्चों को आप लोग लेते हैं? हम लेते थे टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेके तो टीचर्स थे, टेस्ट लेते थे, और क्राइटेरिया था रूरल बेल्ट का। ठीक है सर। तो जैसे एज अ मेंबर ऑफ रोटरी क्लब गया सर, आप जैसे गाँव में फ्री मेडिकल कैंप भी करते हैं, वहाँ पे मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे ये सब कैसे आप मैनेज करते हैं? ऐसा है कि देखिए रोटरी जो है, ये इसके मेंबर हम 1986 में बने। 1986 में? अभी तक सर कंटिन्यू करते हैं। और एज ए मतलब कि प्रेसिडेंट रोटरी क्लब रहे, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे। लेकिन ये है कि उसके बाद से हम फर्दर आगे नहीं, क्योंकि बहुत बिजी है। लेकिन सोशल सर्विस हम रोटरी में रहे, रोटरी का सोशल सर्विस ये सर्विस योरसेल्फ जिसका उसको मोटो ही है। तो हम लोग सोशल सर्विस से रिलेटेड हमने जितने भी काम थे उसमें थे, और उसमें हेल्थ हमारा ये था। तो हर साल रोटरी के तरफ से एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप करते हैं। साल में एक रूरल एरिया में गाँव सेलेक्ट करते हैं, वहाँ जाते हैं, और वहाँ पर करीब 500 से पेशेंट देखते हैं, और उसको हम लोग 20 डॉक्टर आते हैं, सुपर ऑल स्पेशलिटी के डॉक्टर, मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, ऑर्थो, आई, एनटी सब जाते हैं, वो देखता। और हमारा जो जेबी राय मेमोरियल जो है ना चैरिटेबल ट्रस्ट, जो फादर के नाम से बना, वो फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करता है। ओके। तो सर ये जो CCDSI है, ये क्या है जिसके कि आप फाउंडर प्रेसिडेंट हैं? ऐसा है कि जैसा कि आपको ये है कि अब जो है WHO का प्रेडिक्शन भी है कि 2030 तक जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या लाइफस्टाइल डिजीजेस जो है 2/3 लोगों को अफेक्ट करेंगे, जिसमें कि ओबेसिटी, मोटापा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये डिजीज अब धीमे धीमे कॉमन हो रही हैं। तो ये जो चूंकि डिजीजेस कॉमन हो रही हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये स्पेशलिटी हमने बनाया। ये फर्स्ट स्पेशलिटी ऑल इंडिया सोसाइटी है जो गया, इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा। और उसके हम फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। हमें ये बताते खुशी हुई कि हम लोग 9 स्टेट में चैप्टर खोल चुके हैं। इसका एम मेनली एक ही है, एक तो यह है कि अपने डॉक्टर्स को हम लोग अपडेट करेंगे कार्डियो डायबिटीज या मेटाबॉलिक डिजीज में, कार्डियो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी, मेटाबॉलिक डिजीज में। और डॉक्टर्स को अपडेट करने के लिए अगर डॉक्टर्स को अपडेट करेंगे तो सोसाइटी उससे बेनिफिटेड होगी। क्योंकि देखिए ऐसा है कि मेडिसिन, हर स्पेशलिटी का मेडिसिन में एक ऐसी स्पेशलिटी है कि इसमें रूल डेवलपमेंट होते हैं और नए चीजें आते हैं। और बहुत से जो डॉक्टर रूरल में हैं या इवन सिटी में भी, उनको अपडेट नहीं रहता, तो आपको अपडेट करना पड़ता। तो वो है उनको, हमारा एम है कि उनको अपडेट करें। एक तो ये है, दूसरा सोसाइटी को जो है हम इस डिजीज को कैसे कम कर सके। कि देखिए ये डिजीज जो है लाइफस्टाइल डिजीजेज है, मेटाबॉलिक डिजीज, ये एक ऐसी डिजीज है जिसके बेसिकली 2 ही कारण, एक तो जेनेटिक खानदानी होता है और दूसरा लाइफस्टाइल से। लाइफस्टाइल अगर आपका ठीक रहेगा तो इसको आप डिले कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2 आइडेंटिकल ट्विन है, दोनों जो है फादर दोनों के डायबिटीज है, एक गांव में रहता है, एक शहर में आता है। अच्छा।
गांव वाले को डायबिटीज नहीं डेवलप होता, शहर वाले को डेवलप जाता है। तो इट इज लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्टाइल मतलब ये है कि सबसे पहले आपको अपने हेल्थ को कंट्रोल करना है। इसके लिए आपको डाइट कंट्रोल करना है और एक्सरसाइज करना है। दूसरा ये है कि अवॉइड बैड हैबिट, स्मोकिंग, आपको अल्कोहल, जितने भी बैड हैबिट से अवॉइड करना है। और एक्सरसाइज जरूरी है। शहर में आने क्या फास्ट फूड, फैटी फूड हमें ले रहे हैं, तो वो कॉमन हो गया। एक्सरसाइज जरा भी चलना, आप गाड़ी में चलते हैं, तो सेडेंटरी लाइफ में, तो सेडेंटरी लाइफ एंड फास्ट फूड एंड फैट रिच फूड, ये सब ये होता है। अब बैड हैबिट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बीमारियां कम होने लगी हैं, डेवलपिंग कंट्री के लिए बढ़ रही है। तो ये हमारा एम है कि हम इसको ये करें। अब हम लोगों ने अभी जस्ट हमारा एक कॉन्फ्रेंस हुआ था पूर्णिया में, स्टेट कॉन्फ्रेंस बिहार झारखंड का, उसमें उन्होंने अडॉप्ट किया कि हम रूल स्कूल में जाएंगे। स्कूल में प्रिवेंशन के लिए स्कूल, आप पहले डायबिटीज जो होता है मिडिल एज में 30-35 साल के बाद होता है, अब बच्चों में डायबिटीज होने लगा है, इतने मोटे होने लगे, तो उनको हमको स्कूल में जाकर करना है। क्योंकि एक बार हो गया तो उसको लाइफ लॉन्ग ये करना पड़ा, वांटेड टू प्रिवेंट इट। इसके लिए हम लोगों ने एक बार प्रेसिडेंट से, ये सीसी देसाई जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू से भी मिला था। अच्छा। और हम लोग जाकर मिले और हम लोगों ने अपना दिया प्रपोजल कि हम लोग ऐसा करना चाहते हैं। जी सर। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि ये डिजीज ऐसी है कि एक बार हो गई तो पूरे फैमिली को ही कर देता, क्यों ना हम प्रिवेंट करें। तो प्रिवेंट करने का दो है, एक तो एजुकेशन, मास एजुकेशन और मास स्क्रीनिंग। तो हम स्क्रीनिंग में करते हैं एजुकेशन, और डॉक्टर्स को अपडेट करते हैं, यही तीन हमारा एम है। हाँ, कहते हैं भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले प्रिवेंट करने की कोशिश करें, जो बाद में दवाइयाँ जो खाने पड़े। बिल्कुल सही। तो जैसे आपने पूरी जिंदगी सर गया में गुजार दी और गया के होके रह गए, तो सर कभी कहीं मतलब नहीं होता है, एक मन में नहीं आता है कि वापस अपने शहर जाए या अपने गांव जाए? अब ये देखिए एक स्टेज आता है कि आपका यही सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये है कि मैं जो है वो साल में एक बार जरूर बाहर जाता हूँ, घूमने के लिए जाता हूँ, जस्ट टू कीप माई, हम रोकने के लिए। लेकिन सही कहते हैं, अगर आप बिजी हैं, जैसे हम अमेरिका जाते हैं, बेटा अमेरिका रहता है जी सर, हम 15 दिन से 3 हफ्ते तक के बाद से वहाँ मन नहीं लगता है। क्या करें, कैसे क्या करें? बेटा मन लगाने को तो लेता, घुमाता, ये करता, लेकिन हम लोग यहाँ बिजी हैं तो मन नहीं लगता। लेडीज लोग अपना मन लगा लेती हैं, वाइफ रुक जाती है, लेकिन हम चले आते हैं, ये मन ही नहीं लगता। ये अक्सर कॉमन देखा गया है कि मतलब वाइफ्स रुकना चाहती है लेकिन बच्चों के पास, लेकिन फादर्स की वो, क्योंकि उनका यहाँ का यहाँ एंगेजमेंट है, सब कुछ है, तो वो लौट आते हैं। हाँ, वो लौट आते हैं। तो ये है। तो सर उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो आजकल जो नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं, कोई किसी भी और कंपटीशन? हमारा ये कहना है कि बच्चे कंपटीशन में अगर सक्सीड नहीं करते फर्स्ट टाइम, तो उनको डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। लाइफ में कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाए। जी सर। अगर आपको डिटर्मिनेशन है, मेहनत करेंगे तो आप सक्सीड जरूर करेंगे। ये नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट किया, इतना मेहनत किया तो नहीं, डिप्रेशन में चले जाए। आपको 1, 2, 3 आपको अगर डिजायर है तो आप आएंगे। और सर जो आजकल जो बहुत कॉमन हो गया है, लोग सुसाइड करने लगे, सुसाइड केसेस बहुत ज्यादा। तो वही होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जैसे कोटा में लोग जाता है। हाँ सर, बहुत। और स्पेशली उन लोगों को पेरेंट्स, इसमें 2 लोगों का दोष होता है, बच्चे का भी होता है, पेरेंट्स का प्रेशर। पेरेंट को हम एडवाइस करें कि सीड एंड सॉइल का रिलेशन रखें। सीट एंड सॉइल का रिलेशन है कि आप अपने बच्चे को पहले जज करें कि क्या कर सकता है। अगर वो कर सकता तभी उस पर प्रेशर दें। आप देखेंगे वो नहीं कर सकता तो प्रेशर अगर देंगे तो इवेंचुअली वो डिप्रेशन में चला जाएगा, सुसाइड वही करता है। कि वो लड़का अंदर से वो कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता, फेलियर मिलती है, वो हो जाता है। तो पेरेंटिंग का भी बहुत जरूरी है। पेरेंट्स इतना प्रेशर देते हैं कि आपको ये करना है, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को जज करना चाहिए। आजकल कोई जरूरी नहीं है, देखिए कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जी सर, जिस फील्ड में रहे, स्पोर्ट्स में रहे, आर्ट्स में रहे, सर हम लोग के जमाने में तो केवल ये था कि डॉक्टर इंजीनियर रहे, और डॉक्टर इंजीनियर के बाद से टीचर्स बने या ब्यूरोक्रेट्स बने। जो डॉक्टर, सही बताते हैं, हमारे समय में जो डॉक्टर इंजीनियर, मेडिकल और इंजीनियरिंग में नहीं कम्पीट कर पाते थे, वो लोग ब्यूरोक्रेट बनते थे। हम लोग जमाने में यही होता था, क्योंकि हम लोग सब लोग हम लोग इसलिए, और नहीं तो टीचर बन जाएंगे। टीचर बने। लेकिन अब तो इतना फील हो गया है, फील हो गया सर, बहुत ज्यादा फील। एकदम म्यूजिक में है, जो आपके हावी उसमें आगे सर। तो हम पेरेंट, बच्चों से ज्यादा पेरेंट को कहेंगे कि अपने बच्चों पर दबाव मत डालें। जी सर।
पहले उसको पूछे कि उसका क्या चॉइस है, किस चीज में इंटरेस्ट, और उसमें किस चीज में इंटरेस्ट है, उस पर उसको ये दे। हाँ। अगर पढ़ने में चाहिए, ये नहीं कि हम बच्चे को जबरदस्ती कोटा भेजें, यहाँ भेजें, हाँ, हाँ। और वो नहीं कर पाता, 30% सुसाइड कर ही लेता है। सही बात है। तो सर जैसे प्रोफेशंस में कहते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन सबसे नोबल होता है, तो लेकिन कई बार सर डॉक्टर्स के साथ भी बहुत नाइंसाफ़ी होती है, तो आपको नहीं लगता जैसे सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए, और अगर कर रही है तो क्या कर रही है? देखिए, आपको जस्ट अभी जैसे कि बताया कि जस्ट हम IMA के बिहार के पेशेंट हैं। जी सर। IMA के पेशेंट होने के नाते इसमें सब स्पेशलिटी के डॉक्टर हम लोग इंक्लूड करते हैं। जी सर। तो ये जो होता है सबसे बड़ा ये डॉक्टर वल्नरेबल प्रोफेशन है। कोई भी मरीज आता है तो सोचता है कि पेशेंट जो है हमारा ठीक ही हो जाए। हाँ। वो ये नहीं समझता कितना सीरियस है। हाँ। देखिए, कोई भी डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट रिकवर ना करे, जैसे हर तरह से कोशिश करता है, लेकिन 100% नहीं कर सकता। किसी प्रोफेशन, वकील जो है वो मुकदमा लड़ता है, वो हार जाता है, तो उसको कुछ वो तो नहीं चाहता कि वो हारे। नहीं हारे, लेकिन वो हार जाता तो नहीं। लेकिन डॉक्टर के ये हो गया, क्लिनिक में हुआ, नर्सिंग में हुआ, तोड़-फोड़ हो जाता है, जबकि बहुत तो गलत। सरकार को इसके लिए कानून पास करके इसको प्रोटेक्ट, हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, IMA भी लड़ रहा है, सब कुछ लड़ रहा है। और ये जो है इसके लिए IMA शुरू से लगा, अभी भी लगा हुआ है। और अभी जब तक हम IMA पेशेंट थे तो ये बहुत अच्छा चीज हुआ कि 40 बेड का हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन अब नहीं होगा। और एक बार आपका जो क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन हो गया, 5 साल के सबको सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा। ये 2 चीज होगा, नहीं तो इसके लिए भी बहुत दिक्कत होती थी ना। तो सर जैसे आपके तो बहुत लोग आइडियल, मतलब आपको बहुत लोग आइडियल मानते हैं, तो आपके भी तो सर कोई आइडियल होंगे? हमारे आइडियल जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आइडियल स्वामी विवेकानंद थे, अरविंद, ये जो अरविंद, वो लोग आइडियल थे। ये वो लोग आइडियल। और आज के मैं सही कहूं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी है। अच्छा, आइडियल है। सर जैसे एक अच्छी न्यूज़ हमें अभी भी पता चली है, जो गया वासियों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, कि आपके हॉस्पिटल में जो आपका गया का पहला DNB शायद स्टार्ट होगा, जिसके लिए आप काफी प्रयासरत हैं। तो इसके बारे में क्या ये हम लगे हुए हैं कि गया में DNB मेडिसिन में ये हो जाए, इसके लिए हम लगे हुए हैं। अभी प्रोसेस में है, अभी तो हमको इसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन हम कोशिश में लगे हुए हैं। नहीं सर, जरूर मिलेगी सफलता। सर आप इतना काम कर रहे हैं, इतना गरीबों के लिए काम कर रहे हैं सर, पक्का मिलेगी। हम बस यही डॉक्टर यही एडवाइस करेंगे कि हम डॉक्टर की भी ड्यूटी है। जी सर। मरीज हमारे पास आता है, हर मरीज जैसे 5 होंगे बराबर, हर मरीज उसी तरह से नहीं होता। इसलिए हमको, आप किसी मरीज को अगर हेल्प करिएगा तो वो आपको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से कर देगा, उसको प्रेशर मत दीजिए। आप कहीं ना कहीं से हेल्प करिए, जितना हो सके हेल्प करें। सक्षम हम नहीं करते पूरा, लेकिन जितना सक्षम जरूर हेल्प करें। आप करते हैं, लेकिन ये भी करें, वो ज्यादा पे करेगा। सही बात है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, अपना इतना बहुमूल्य समय से आपने हमारे लिए समय दिया। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे, सदा आभारी रहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको यहाँ बुलाकर मौका दिया कि हम अपने बारे में सबको बता सकें। जी सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का शो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन लोग नहीं दबाते तो नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं हमारे जो भी कोई नया एपिसोड अगर लॉन्च होता है तो। धन्यवाद। जय हिंद।